हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री के 5th चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, जो है हमारा क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत। तो क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है, इसकी पूरी तरीके से डिटेल में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं केवल इतना ही कहूँगा, जिन विद्यार्थियों को ये जो सिद्धांत है कम समझ में आता है, वो खासकर इस वीडियो में बने रहे हैं, उनको आसानी तरीके से यह सिद्धांत समझ में आ जाएगा। चलिए जी, बिना देर किए शुरू करते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, मैं आपको ये तो पहले से ही आपको कहना तो है नहीं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, और मैं ये कह सकता हूँ ना, भी आई है जी, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये तो कहना भी नहीं है, आप खुद ही जानते भी होंगे ये टॉपिक। तो देखिए, उपशासनयोजक यौगिक हम पढ़ रहे हैं, मतलब 5th चैप्टर, इसका ये हमारा 6ठा वीडियो है। आज हम जानेंगे क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है समझिएगा। देखिए, यहाँ पे ये जो सिद्धांत है ना, इसको देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था एच बैथे, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे या तो आप कह सकते हैं एच बैथे कहें, ठीक है ना, या एच बैठे कहते, ठीक है ना, एच बैठे, ठीक है ना। तो एच बैठे कह दे या बैठे कह दे, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। इसका मतलब नहीं कहते हैं कि जैसे एलेक्जेंडर, नाम तो सिकंदर हमने अपने अनुसार रख दिया, जो सिकंदर है उसका नाम एलेक्जेंडर है, बट हमने सिकंदर कह दिया। जैसे कि थॉमसन का आपने परमाणु मॉडल पढ़ा था, थॉमसन का परमाणु मॉडल, बट उसी को हम थॉमसन ना कहकर अपने सूटेबल के लिए हम कह देते हैं टॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन भी सही है, टॉमसन भी सही है। वैसे ही एच बैथे कहें या एच बैठे कहें, दोनों बातें की है, ये वैज्ञानिक का नाम है। तो यह सिद्धांत किन्होंने दिया है, एच बैथे नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या समझना है, इस सिद्धांत के अनुसार हमें क्या क्या बातें बताई गई, वो भी ध्यान से समझिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार हमें बातें क्या बताई गई समझिएगा। सबसे पहली बात हमें ये बताया गया, सबसे पहली बात, कि जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के संपर्क में आते हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षक असमान ऊर्जा वाले 2 प्रकार के कक्षकों में टूट जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंटों को कुछ समझ में नहीं आया होगा। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाना चाहूँगा। देखिए, हमने उपसंयोजक यौगिक जब पढ़ाया था, तो हमने क्या बताया था, जैसे उपसंयोजक यौगिक ले लेते हैं K4FeCN का होल 6, ये हमने क्या ले लिया है, ये हमने एक उपसंयोजक यौगिक ले लिया। अब इतनी बात बेसिक आप जानते हैं कि जहाँ पर ये जो है ना, ये Fe, इसे हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, इसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। और ये हमारा क्या है, इसे हम कहते हैं लिगेंड, इसे हम क्या कहते हैं जी, इसे लिगेंड कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये केंद्रीय धातु परमाणु है, यही जो लिगेंड है जी। तो ये हमारा टोटल उपसंयोजक यौगिक है। तो यहाँ पे ये बात हो रहा है कि कोई भी उपसंयोजक यौगिक है तो उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है ना, यदि लिगेंड के संपर्क में आते हैं ना, जो ये केंद्रीय धातु परमाणु है लिगेंड के संपर्क में आएंगे, ठीक है, तो जो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले जो डी कक्षक होते हैं, वो असमान ऊर्जा वाले 2 प्रकार के कक्षकों में टूट जाएंगे। मतलब इतनी बात आप समझ गए कि केंद्रीय धातु परमाणु यदि लिगेंड के संपर्क में आएंगे, तो जो केंद्रीय धातु परमाणु का समान ऊर्जा वाला डी कक्षक होता है। अब ये क्या है, मान लेते हैं डी कक्षक कितने होते हैं जी, 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये क्या है, समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु के यदि लिगेंड के संपर्क में आते हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले जो डी कक्षक होते हैं, अब डी कक्षक में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो ये क्या होगा, डी जो कक्षक है ना, अगर ये लिगेंड के संपर्क में आ गए तो ये असमान ऊर्जा वाले 2 प्रकार के कक्षकों में इस तरीके से टूट जाएगा। असमान ऊर्जा वाले 2 प्रकार के इस तरीके से कक्षकों में टूट जाएगा।
ठीक है ना। देखिए ये 5 है ना, तो देखिए 2 ऊपर है, नीचे 3 है, तो देखिए ऊपर अलग है, नीचे अलग है, तो असमान ऊर्जा वाले 2 प्रकार के कक्षकों में टूट जाता है। ठीक है ना। इसका जो क्या होता है ऊर्जा स्तर होता है वो 6dq होता है। ठीक है ना। और नीचे वाले का जो ऊर्जा स्तर होता है वो 4dq होता है। ठीक है ना। और टोटल का इनका ऊर्जा स्तर 10dq होता है। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सब क्या है dq वो, ये सब आपको अभी ध्यान नहीं देना है, आगे आपको अभी समझाएंगे। बट मोस्टली आपको ये पहले इस सिद्धांत के अनुसार हमें बताया गया कि केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षक 2 प्रकार के असमान ऊर्जाओं वाले कक्षकों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बट जाते हैं। तो बताइए याद हो गया कि नहीं। वही बात कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षक असमान ऊर्जा वाले 2 प्रकार के कक्षकों में टूट जाते हैं। असमान ऊर्जा वाले 2 प्रकार के कक्षकों में टूट जाते हैं। अब वो 2 प्रकार कैसे टूट रहे हैं वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। पहली बात समझ गए। दूसरी बात हमें यह बात बताया गया कि डी कक्षकों का यह विभाजन या विपाटन संकुल की ज्यामिति पर निर्भर करता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि डी कक्षकों का ये जो विपाटन है, विभाजन है ना, वो क्या होता है, संकुल की ज्यामिति पर निर्भर करता है। संकुल मतलब संकुल को उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो इसकी उपसंयोजक यौगिक की जो ज्यामिति होगा ना उस पर निर्भर करेगा। क्या निर्भर कर रहा है, डी कक्षकों का विपाटन। जो डी कक्षक है ये टूट रहे हैं तो असमान कैसे ये टूटेंगे, ये किस पर निर्भर करेगा, इस उपसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति पर निर्भर करता है। समझ रहे हैं। तो यही बात कहा गया है कि डी कक्षकों का जो विपाटन होता है, टूटना होता है, वो संकुल की ज्यामिति पर निर्भर करता है। मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। चलिए, तो ये हमारा 2 नियम हमने अभी तक आपको समझाए हैं। इसमें हमें 4 नियम बताया गया है। पहला हमने ये समझ लिया, फिर ये भी समझ लिए। अभी ये दोनों जिनको थोड़ा बहुत कम समझ में आए होंगे, मैं पूरा 100% विश्वास दिलाता हूं कि 2 और जो नियम बचे हुए हैं इसमें बताया गया है पॉइंट्स, समझ लेंगे ना तो ये भी आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आएंगे। देखिए तीसरा जो हमारा पॉइंट इसमें बताया गया, तीसरा पॉइंट कि डी कक्षकों का यह विपाटन जिन 2 कक्षाओं में होता है, मतलब डी कक्षक जो टूट रहे हैं तो डी कक्षकों का जो विपाटन है, टूटना है, जिन 2 कक्षकों में होता है उसे हम T2G और EG कक्षक कहते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद लिखा गया, उसके बाद आगे हम पढ़ के सुनाते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊं इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो डी कक्षक है 1 2 3 ठीक है 5 है, तो ये क्या है, समान ऊर्जा वाले डी कक्षक। तो ये देखिए समान ऊर्जा वाले जो डी कक्षक हैं, देखिए यहां पे ये हम कह रहे हैं कि जो डी कक्षक है ना, तो समान ऊर्जा वाले जो डी कक्षक है ये जब टूटेंगे, इनका विपाटन होगा, तो ये कैसे टूटेंगे, जो इसी प्रकार टूटेंगे ना, ऊपर 2 और नीचे 3, इस तरीके से टूट जाते हैं, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं डी कक्षकों का ये विपाटन जिन 2 कक्षकों में होता है, जिन 2 कक्षकों में होता है उसको T2G और EG कक्षक कहते हैं। ठीक है ना। इतना आप याद रखेंगे कि जो डी कक्षक है ये टूट रहा है ना, तो उसी में से हम क्या कहेंगे, एक को हम क्या कहेंगे, T2G और EG कहेंगे। 2 है तो इसको हम EG कक्षक कहते हैं, और ये 3 है ना तो इसको हम T2G कहते हैं। बात समझ में आ गया कि डी कक्षकों का जो विपाटन जिन 2 कक्षाओं में होता है उनमें उनको T2G और EG कक्षक कहते हैं। इसको T2G, इसको EG कक्षक कहते हैं। मैं और भी आपको बता दूं आगे में पढ़ के कि इनके बीच का ऊर्जा अंतर 10dq या डेल होता है। मतलब इन दोनों कक्षाओं का जो ऊर्जा अंतर है वो 10dq होता है, 10dq होता है। ठीक है ना, 10dq होता है। तथा इन ऊर्जा के अंतर को क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। और ये जो 10dq ऊर्जा है ये क्या है, तो इसी को क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं, इसको क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। ठीक है।
समझ में आ गया ना। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इसको जो है ना, इसको D थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। अभी मैं इतना ही आप समझ जाइए, इतना बात आपको तीसरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं, ये मैं जानना चाहूँगा। अभी और भी हम आपको बताएंगे, ये भी बनाना नहीं है, बनाना कहाँ पर है ये हम आपको बताएंगे। अभी केवल इतना समझ में आ गया कि डी कक्षकों का विपाटन, विपाटन मतलब टूटना, जिन दो कक्षाओं में होता है उनको हम T2G और EG कक्षक कहते हैं, और इन दोनों कक्षाओं के बीच का ऊर्जा अंतर 10dQ होता है, जिसको इसी ऊर्जा स्तर को क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं इसको। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला हमारा चौथा पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डी कक्षकों का यह विपाटन निम्न दो प्रकार से होता है। मतलब ये जो डी कक्षक है इनका टूटना ना निम्न दो प्रकार से होता है। अब वो कौन है? एक है हमारा अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन, और एक है चतुष्फलकीय संकुल में क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन। अब ये क्या होता है इसको भी हम डीप में आपको बताएंगे, ध्यान पूर्वक आप समझिएगा। ठीक है ना, ध्यान पूर्वक आप समझिएगा। अभी हम आपको समझा देते हैं, देख लीजिए। अभी हम आपको जो हमारा अब यहाँ पे इतनी बात समझ गए कि डी कक्षकों का जो विपाटन होता है वो निम्न दो प्रकार से होता है जी। ठीक है ना। अब देखिए, एक तो हमारा अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन है। देखिए ये कैसे होता है समझिएगा। जैसे ये हमारा समान ऊर्जा वाला डी कक्षक है, ठीक है 5 हो गया ना। तो ये क्या है हमारा समान ऊर्जा वाले डी कक्षक। तो ये समान ऊर्जा वाले हमारे डी कक्षक है। तो ये देखिए कैसे टूटता है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देख लीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए ये कैसे टूट रहा है समझिएगा। इसमें ये आपको फिगर बनाना पड़ेगा, यही आप समझ जाएंगे तो अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। पीछे की भी जो पॉइंट्स है ना वो भी आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए समान ऊर्जा वाले जो डी कक्षक हैं, डी कक्षक में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये है, तो ये टूटेंगे जी। अब ये टूटेंगे तो कैसे टूटेंगे देख लीजिए। ये टूटेंगे पहले 2 में और 3 में टूट जाएंगे। ठीक है, ये देखिए 5 कक्षाएं हैं तो 2 में और 3 में टूट गई हैं। तो इस वाले को हम देखिए, इस वाले को ना, इस वाले को हम EG कक्षक कहते हैं। ये जो 3 है इसको T2G के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, इसको हम कहते हैं, इस वाले कक्षक को हम क्या कहते हैं? dx² y² कहते हैं। और इस वाले को हम कहते हैं dz² कहते हैं। इसको dx² y² कहते हैं, इसको dz² कहते हैं। इस वाले को याद रखेंगे, इसका जो नाम है इसको हम कहते हैं dxy, इस वाले को हम कहते हैं dyz, और इस वाले को कहते हैं dzx। ये आप याद रखेंगे। आशा करता हूँ इतनी बात समझ गए होंगे। उसके बाद इन दोनों कक्षाओं का जो बीच का ऊर्जा अंतर होता है वो याद रखेंगे 10dQ होता है। क्या होता है जी? 10dQ होता है। इन दोनों कक्षाओं के बीच का ऊर्जा अंतर 10dQ होता है, ये आप याद रखेंगे। मैं आपको बता दूं, ये जो 2 कक्षाएं हैं इनका केवल ऊर्जा अंतर अगर हम कहें तो ये 6dQ इनका होता है। ठीक है ना। इसका केवल अगर हम बताएं तो इसका जो होता है 4dQ होता है। क्या होता है? 4dQ होता है। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो केवल हमें यही बातें बतानी थी कि देखिए पहला यहाँ पे यही कहा जा रहा है, देखिए कि जो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षक हैं वो 2 प्रकार के असमान ऊर्जाओं वाले कक्षकों में टूट जाते हैं। देख रहे हैं ना, इसका 6dQ है, इसका 4dQ है। तो असमान ऊर्जाओं वाले कक्षकों में टूट जाते हैं। तो यही तो बात आपसे कहा गया था। तो इतना ही केवल आपको फिगर, इसके नीचे ये फिगर आपको बना लेना है। ठीक है ना। और चतुष्फलकीय संकुल में क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन कैसे होगा ये भी मैं आपको फिगर बता दे रहा हूँ। ऐसे ही आपको केवल बनाना है। इसमें देखिए, इसमें सेम टू सेम ऐसा ही करना है जैसे इसमें आपने
फर्स्ट देख लीजिए, ये हमारे पास समान ऊर्जा वाला डी कक्षक है। ये समान ऊर्जा वाली जो डी कक्षक है, देखिए इसका विपाटन कैसे होगा, कैसे टूटता है, ये देख लीजिए। तो देख लीजिए ये कैसे टूटेगा। तो ये अब ऊपर में ना, ऊपर और नीचे, ये देख लीजिए। देख लीजिए ये 5 जो डी कक्षक है, ये 2 असमान ऊर्जाओं वाले कक्षकों में टूट जाएगा। अब जस्ट ये अपोजिट टूटते हैं। अब इसको आप जान ही गए हैं कि इसको 3 वाले को हम क्या कहते हैं, T2G कहते हैं, और 2 वाले को EG कहते हैं। अब इतनी बात जान गए। 3 वाले को इसको क्या कहेंगे, DXY कहेंगे, इसको DYZ कहेंगे, इसको DZX कहेंगे। इस वाले को हम क्या कहेंगे, इस वाले को DX² Y² कहते हैं, और इस वाले को DZ² कहते हैं। यही नहीं कहते हैं जी। तो ये हमने कह दिया। आशा करता हूँ इतनी बात आप समझ गए होंगे। इनके बीच का ऊर्जा अंतर आपको पता है, पहले से ही पता है, 10dQ होता है, 10dQ होता है। इस वाले को हम, इसका ऊर्जा अंतर केवल 4dQ होता है, और जो 3 वाला है, 2 वाला है, इसका क्या ऊर्जा अंतर 6dQ होता है। ये आपको पहले से बात पता है। तो यही आपको केवल फिगर बना लेना है। ये जैसे बनाएंगे इसको अपोजिट करके नीचे आपको बना देना है। आप समझ गए। देखिए एक बार मैं थोड़ा सा आपको दोहरा दूंगा, अभी जो रिवीजन होता है ना उसको करा देंगे। पहले स्क्रीनशॉट, चलिए थोड़ा सा मैं पीछे आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखिए आपसे कहा गया कि क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत एच बैठे नामक वैज्ञानिक ने दिया। अब इस सिद्धांत के अनुसार हमें 4 पॉइंट्स बताए गए। सबसे पहली बात बताया गया कि केंद्रीय धातु परमाणु अभी हमने बताया क्या होता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के संपर्क में आएंगे तो केंद्रीय धातु जो परमाणु है ना, उसके समान ऊर्जा वाले जो डी कक्षक होंगे वो असमान ऊर्जा वाले 2 कक्षकों में टूट जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने बता दिया कि केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले जो डी कक्षक होते हैं वो असमान ऊर्जाओं वाले 2 कक्षकों में टूट जाते हैं। ठीक है ना, यही बात यहाँ पे बताया गया, टूट जाते हैं। पहला समझ गए। दूसरा में बताया गया कि डी कक्षकों का ये जो विपाटन है, विभाजन है, टूटना है, वो संकुल की ज्यामिति पर निर्भर करता है। संकुल मतलब उपसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति पर निर्भर करता है कि उसकी ज्यामिति आकार कैसा है। ठीक है। तीसरा यहाँ पे हमें पॉइंट्स बताया गया कि डी कक्षकों का यह विपाटन जिन 2 कक्षकों में होता है, डी कक्षकों का यह विपाटन जिन 2 कक्षकों में होता है उसको T2G और EG कक्षक कहते हैं। एक को हम T2G, एक को EG कक्षक कहते हैं। ठीक है ना। अब इनके बीच का ऊर्जा अंतर 10dQ होता है, तो इन दोनों कक्षकों का बीच का ऊर्जा अंतर 10dQ होता है, और इस ऊर्जा अंतर को क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा अंतर को क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है डी कक्षकों का यह विपाटन निम्न 2 प्रकार से होता है। डी कक्षकों का ये जो विपाटन है निम्न 2 प्रकार से होता है। पहला है अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत, फिर से चतुष्फलकीय संकुल में क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन। तो इसमें आपको हमने फिगर बता ही दिया है, इसको जस्ट अपोजिट करके यहाँ पे बना देना है। काम आपका कंप्लीट हो गया। ये लीजिए, आपको 5 नंबर में अभी से कह दे रहा हूँ, इतना आप कर देते हैं ना, 5 नंबर आपको कहीं भी जाने वाले नहीं है, मिल जाएगा जी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आए होंगे टॉपिक बहुत ही सिंपल वे में, और मैंने जितना सिंपल हो सकता था इजी वे में हमने प्रयास किया आपको समझाने का। अदरवाइज समझ में आए हैं तब जाकर मैं कहूँगा कि चैनल पे अगर नए हैं आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इतना तो कर ही सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर वहां से फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, हिंदी का सीक्वेंस वाइज अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरी बात मैं कहूँगा, बोर्ड एग्जाम 2026 की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा का, इन तीनों का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाएंगे, जहां पर वहां पे आपको और भी बेहतर तरीके से आपकी तैयारी कराने का प्रयास कराया जाएगा। ठीक है ना। वहां पे जो भी सूचनाएं होंगी वो मिलेंगी। और अंत में एक और आपकी सूचना है, उसको देख लीजिए। ठीक है। बीच में वीडियो रोकने के लिए मैं माफी चाहूंगा। एक आवश्यक सूचना है, मैं आपको बता दूं। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी क्लास 12th की जितने भी स्टूडेंट हैं
उनको मैं बता दूं कि पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पीडीएफ नोट्स सिंपल लैंग्वेज में, और सब आपको इम्पोर्टेंट आपको सब दिया जा रहा है। जैसे फिजिक्स में आपको पता होगा कि आपके 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपको पता होगा 10 चैप्टर हैं, पूरी आपकी 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का अभी हम फिलहाल फुल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल पीडीएफ नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। और ये फुल 24 चैप्टरों का पीडीएफ नोट्स ओनली आपको 198 में या 199 में दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, पीडीएफ नोट्स लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अब वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12 का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिख कर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है, तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ नोट्स है सेंड कर दिए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है ओनली अगर फिजिक्स का लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री नहीं लेना चाहते, फिजिक्स ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो ये ओनली 99 में मिल जाएगा। या कोई है जिनको केवल केमिस्ट्री चाहिए तो ये भी 99 में मिल जाएगा। तो जैसे आप दोनों लेना चाहें तो वो 189 में, और एक लेना चाहें 99, नीचे नंबर है मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।